Dear students, I am Ashish Sharma, Assistant Professor, Government College, Kota. Today we are going to discuss the genetic map and especially the genetic map's construction through molecular markers. So, what we need before understanding this whole matter is what is the meaning of marker? What's the meaning of genetic marker? Marker means anything that can be identifiable. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नेशनल हाईवे नंबर 8 जो कि दिल्ली से मुंबई है उस पर मुझे एक मैप कंस्ट्रक्ट करना है कि कौन कौन से सिटीज़ और कौन कौन से विलेजेस वहाँ पर हैं, तो मुझे सबसे पहले उन सिटीज़ का नाम पता होना चाहिए, उन विलेजेस का, छोटे छोटे विलेजेस का, हैमलेट्स का, इन सब का नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई रेस्टोरेंट भी ले सकते हैं साथ में जो उस नेशनल हाईवे नंबर 8 के अलोंग है। वो सारी चीज़ें जिनको आप पहचान सकते हैं उन सभी को हम मार्कर कहा करते हैं। जेनेटिक मार्कर्स भी उसी तरीके से हैं जिनको हम आँखों से या किसी तकनीक या टेक्निक के थ्रू पहचान सकते हैं। फर्स्टली हम मैप के बारे में बात करते हैं। मैप, जेनेटिक मैप बेसिकली 3 कैटेगरीज में रखा गया है: लिंकेज मैप्स, साइटोजेनेटिक मैप्स एंड द फिजिकल मैप। इनमें जो पहली 2 कैटेगरी है, लिंकेज मैप एंड साइटोजेनेटिक मैप, इन दोनों कैटेगरी में रिलेटिव डिस्टेंस के आधार पर हम मार्कर के विन्यास को या उनके ओरिएंटेशन को या उनके ऑर्डर को पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक मैप में हम एक क्रोमोसोम में कौन सा जीन या कौन सा मार्कर कहाँ है और उनका आपसी डिस्टेंस, उनका आपसी संबंध कितना है, ये पता लगाया जाता है। हम एक क्रोमोसोम को एक नेशनल हाईवे की तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे नेशनल हाईवे नंबर 8 पर कोई भी कैंडिडेट अगर गया होगा तो उन्हें इतना तो नहीं पता चला होगा कि एग्जैक्ट डिस्टेंस किन्हीं भी 2 सिटीज़ के बीच में कितना है। हालांकि आज का ज़माना आपका गूगल मैप के थ्रू सब कुछ पता लगा लेते हैं, बट आप इमेजिन करिए आज से 50 साल पुराने टाइम का। उस वक्त में अगर कोई बंदा ये बता देता कि दिल्ली से गुड़गांव जयपुर के कंपैरिजन में नज़दीक है और दिल्ली से जयपुर दिल्ली से मुंबई के कंपैरिजन में नज़दीक है, तो लगभग एक रफ आइडिया आ जाता है जो कि एक रिलेटिव डिस्टेंस को बताता है। इस टाइप के जो मैप बनते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस के मैप, उस स्ट्रेटजी से हम लिंकेज मैप और साइटोजेनेटिक मैप को समझ सकते हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। जैसे सपोज कर लीजिए हम अगर ये बता पाने में कैपेबल हों कि दिल्ली से जयपुर 250 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन गुड़गांव वहाँ से 35-40 किलोमीटर के आसपास है, तो ये जो एग्जैक्ट डिस्टेंस के थ्रू जो हम मैप करते हैं उसको हम कहा करते हैं फिजिकल मैप। अब इसी चीज को अगर आप क्रोमोसोम पर देखते हैं तो क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं, जो मार्कर्स हैं, जो आइडेंटिफाएबल लोकेशंस हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे पर सिटीज हैं, उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं। उनका कोई एक स्पेसिफिक जो ऑर्डर है और उनका जो बीच का डिस्टेंस है, इनको पता लगाकर हम जेनेटिक मैप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। Now, firstly, the definition has been mentioned here: schematic representation of various genetic markers in the specific orders in which they are located in a chromosome with relative distances between them. So, here we firstly need to know about the genetic markers. In this page, you can think of genetic markers, and that has been defined as the specific location on a chromosome that can be identified.
that can be identified by the various techniques, and based on these techniques it has been divided into basically two parts. Number one, naked eye polymorphism. For example, मेंडल के ज़माने में ये तय किया गया था कि अगर किसी फ्लावर का कलर पर्पल आ रहा है, दैट मीन्स वो हमें हमारी नेकेड आईज से दिखाई दे रहा है, और उस पर्पल कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कहीं ना कहीं होगा. किसी दूसरे प्लांट में वो पर्पल कलरेशन उतना अच्छा नहीं है, या हो सकता है वो वाइट कलर का हो. तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होगी, यानी एक ही चीज दो अलग अलग फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये भी एक जीन की उपस्थिति को दर्ज करवाता है कि क्या फ्लावर में जो पिगमेंट पर्पल कलर का पिगमेंट है वो है या नहीं है. दूसरे कैटेगरी के जो मार्कर्स होते हैं उनको हम कंसीडर कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स. मॉलिक्यूलर मार्कर्स को हम नेकेड आईज से तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ उनकी पहचान हम किसी टेक्निक के थ्रू जरूर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल्स अगर मार्कर का रोल प्ले कर रहे हों, जैसे प्रोटीन, जैसे डीएनए, तो हम उनको मॉलिक्यूलर मार्कर्स के दायरे में रखा करते हैं. अगर प्रोटीन्स है तो हम उनको आइसो एंजाइम्स का नाम दे सकते हैं, जिनको हम 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडिएटेड टेक्निक के थ्रू हम पहचान सकते हैं. इसी तरीके से डीएनए मार्कर्स, जो हमारे आज के चैप्टर की बेसिक थीम रहेगी, RFLP, RAPD, AFLP वगैरह, इन सभी को हम डीएनए मार्कर्स की कैटेगरी में रखते हैं. चलिए हम इन पे थोड़ा बाद में वापस आते हैं और पहले देखते हैं कि इन सभी मार्कर्स से हम किस तरीके से जेनेटिक मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं और जेनेटिक मैप कितने टाइप के होते हैं. हम वापस वहीं आते हैं. जेनेटिक मैप की जो 3 कैटेगरीज हमने अभी डिस्कस करी थी. पहला लिंकेज मैप, जिसमें रिलेटिव डिस्टेंस को ही पता लगाया जाता है, और ये रिलेटिव डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन में कंसिडर करी जाती है. सेंटीमॉर्गन का मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से कोई वास्ता नहीं है. ये एक इमेजिनरी डिस्टेंस है जो ये बताती है कि अगर किन्हीं 2 मार्कर्स के बीच में 1% रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन है. और अगर किन्हीं 2 मार्कर के बीच में रिकॉम्बिनेशन 10% हुआ है, तो इसका मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमॉर्गन है. और जाहिर सी बात है 10 सेंटीमॉर्गन 1 सेंटीमॉर्गन से हम ज्यादा कंसीडर करेंगे. इसका मतलब हुआ ए और बी जिनके बीच में 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, और ए और सी जिनके बीच में 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, तो हम इस कदर मैप कर सकते हैं कि ए के पास में बी है और ए से कहीं दूर सी है. तो हमें इतना तो पता चल गया कि ए और बी पास पास हैं, और बी और सी पास पास है कि नहीं है ये कंफ्यूजन रहता है. तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ इतना सा कंसिडर करते हैं कि बी और सी के बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 9% है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ए और बी के बीच की फ्रीक्वेंसी प्लस बी और सी के बीच की फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड होता है, और हमारा मैप डिजाइन होता है ए, बी एंड सी. तो ये लिंकेज मैप है जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को यूज करता है. लेकिन इसकी बेसिक नेसेसिटी हम समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास में ए, बी, सी जैसे कोई मार्कर नहीं होते तो क्या हम मैप कर पाते? मुश्किल. और ए और बी के बीच में और कितने ऐसी चीजें होंगी जो हम पहचान ही नहीं रहे. मान लीजिए ए, बी और सी 3 जीन हैं. अब इन तीनों जीन के बीच में भी तो बहुत सारा डीएनए का सीक्वेंस होगा. उस डीएनए सीक्वेंस के बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा. तो जीन को आप नेकेड आई पॉलीमॉर्फिज्म से हो सकता है पहचान जाएं, लेकिन उसके जो बीच का हिस्सा है, जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मार्क नहीं करेंगे, तब तक हम प्रॉपर मैप नहीं बना पाएंगे. ये लिंकेज मैप की एक बेसिक कमी रहती है. तो हमारे लिए यहाँ से ये समझ में आता है कि हमें कुछ और मार्कर्स भी पता लगाने होंगे जो जीन के अलावा है.
हमें उनको ढूंढना पड़ेगा, उन डीएनए सीक्वेंसेस को ढूंढना पड़ेगा। दूसरा तरीका जो इससे थोड़ा सा रिफाइंड है, साइटोजेनेटिक मैप। साइटोजेनेटिक मैप में हम बेसिकली दो टाइप की टेक्निक्स को काम में लेते हैं, फिश, मैकफिश या आईएसएच। इनको हम बेसिकली इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स कंसिडर करते हैं। ये इन्हीं के वेरिएंट्स है, फिश फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, मैकफिश मल्टी कलर्ड फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा टाइप का टेक्निक हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं, वो है सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। इन टेक्निक्स के थ्रू अगर हम रिलेटिव डिस्टेंस को और ज़्यादा अच्छे से पता लगा पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बैंड होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है, क्रोमोसोमल एरियाज होते हैं, क्रोमोसोमल लोकेशंस होते हैं, जिनको आप जीन नहीं कह सकते, लेकिन आप इन टेक्निक के थ्रू उनको पहचान सकते हैं। तो उन बैंड को जीन्स के साथ में हम कंसिडर करके थोड़ा सा बेहतर मैप हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है, ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि दिल्ली से जयपुर के बीच के मेजर सिटीज के साथ में कुछ विलेजेस का नाम भी हमें पता लगने लगा। ये विलेजेस कंसीडर करे जा सकते हैं इस टाइप के बैंड से, इनको एग्जाम्प्लीफाई किया जा सकता है। इस टाइप के मैप भी खास बात इनकी ये है कि ये अगर 5 मेगा बेस पेयर डिस्टेंस से ज़्यादा कोई दो मार्कर दूर हैं तो ही ये टेक्निक उनको आइडेंटिफाई कर सकती है, अदरवाइज ये नहीं कर सकती। लेकिन 5 मेगा बेस पेयर, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स के डिस्टेंस के अंदर अगर कोई सीक्वेंस है तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहला लेवल हमारा लिंकेज मैप का आता है, दूसरा लेवल हमारा साइटोजेनेटिक मैप का आता है, और तीसरा लेवल जो कि हमें बेस पेयर टू बेस पेयर डिस्टेंस के बारे में बताएगा, यानी एग्जैक्टली बताएगा कि कितने बेस पेयर्स दो मार्कर्स के बीच में हैं। और इसी तरीके से दो 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 को जोड़ते हुए हम पूरे मैप को अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें फिजिकल मैप मिलता है। तो जाहिर सी बात है, हमें जीन के साथ हमें कुछ और मार्कर्स को भी आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा, और वो मार्कर्स हम जेनेटिक मार्कर्स का नाम देते हैं। नाउ वी कैन थिंक ऑफ द डीएनए मार्कर्स, जिसमें हम आरएपीडी, जो कि एक पीसीआर असिस्टेड टेक्निक के थ्रू हम पता लगाते हैं कि डीएनए में कौन से मार्कर हो सकते हैं। आरएफएलपी, जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन फॉलोड बाय पेज पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स को कंसीडर करते हैं, और उसके थ्रू हम मार्कर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ सबसे पहले हम आरएफएलपी के बारे में बात करते हैं। आरएफएलपी पूरा नाम आप यहां पे देख सकते हैं। द फुल नेम इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, and by the name we can think of that polymorphism is there in the length of a DNA segment that has been digested by a restriction enzyme. Now think, there are the two cases, individual A and individual B. We have taken the same chromosome locus from these two individuals. And we know every individual have a set of mutations that may differ and that may not differ. If they differ in that chromosomal loci, that means, for example, individual A is having 3 restriction sites at which restriction and the enzyme do cut. The same restriction enzyme can cut the same segment in the individual B only at 2 restriction sites, but not the third one. So we can think that the restriction site in individual B at which restriction enzyme is not acting upon is mutated. So based on that situation, these two individuals would have the different length of cut segments
इन इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी। इंडिविजुअल ए में 3 जगह काटा है तो तीनों का साइज आ गया। इंडिविजुअल बी में बीच वाली रेस्ट्रिक्शन साइट पे नहीं काटा है तो फ्रेगमेंट का साइज बड़ा हो गया, जो कि आप पेज के थ्रू पता लगा सकते हैं, और पेज के बाद में हम सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो RFLP का मतलब हो गया 2 इंडिविजुअल में रेस्ट्रिक्शन साइट में म्यूटेशन की वजह से सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट पे काम करता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट पे काम नहीं करता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टेड डीएनए सेगमेंट रहता है वो डाइजेस्टेड डीएनए सेगमेंट अलग अलग साइज के बैंड प्रोड्यूस करता है और एक पॉलीमॉर्फिज्म जनरेट करता है। इसको हम RFLP बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैपिंग ऑफ द genetic mapping through the RFLP. Here we can map the RFLP by mapping the crosses between the 2 parents that differ for 2 or more RFLP. इसको हम अगर अगले डेटा में अगले पेज से हम इसको कंसिडर करें तो सपोज कर लीजिए कि आपने एक इंडिविजुअल लिया है कैपिटल ए स्मॉल बी, और दूसरा इंडिविजुअल आपने लिया है स्मॉल ए कैपिटल बी। जाहिर सी बात है कि इसमें आप जो कैपिटल ए अलील ले रहे हैं और स्मॉल ए अलील ले रहे हैं, इनमें हल्का सा डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट जो पेज पर होगा वो कुछ अलग आएगा और उनका बैंड अलग आएगा। ये हम जेल के थ्रू पता लगाते हैं। तो जो स्लो मूविंग बैंड होगा उसको हम मान लेते हैं कि वो साइज में थोड़ा बड़ा है, इसीलिए वो स्लो मूविंग है, और उसको हमने डोमिनेंट अलील से कंसीडर कर लिया, और फास्ट मूविंग बैंड को हमने रिसेसिव अलील से कंसीडर कर लिया। इन दोनों में अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो बैंड पैटर्न देखने को मिलता है दैट इज वेरी इक्विवेलेंट टू द बैक क्रॉस प्रोजेनी, जो कि आप हमें यहां से आसानी से पता लगा सकते हैं। और F2 जनरेशन में अगर हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि कुछ कॉम्बिनेशंस पेरेंटल हैं और कुछ कॉम्बिनेशंस रिकॉम्बिनेंट हैं। अगर पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का जो रेशियो है वो 1:1:1:1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी मार्कर्स इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट लिंक्ड। लेकिन अगर कोई भी इस रेशियो से डेविएशन मिलता है तो इसका मतलब हो जाता है कि जो भी 2 RFLP मार्कर्स हमने लिए हैं वो RFLP मार्कर्स आपस में लिंक्ड हैं। चलिए अभी इससे फ्रीक्वेंसी पता लगाना भी बड़ा आसान है। फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, तो हम सिंपली कंसीडर कर सकते हैं नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, दैट वुड बी द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। सो यूजुअली in the 2 RFLP linked situation, the parental combinations would be greater than that of recombinants. If this is the situation, then we can consider that the 2 RFLP markers are linked together. That means they are nearby to each other. So इसी तरीके से हम A और B RFLP मार्कर का पता लगाया, इसी तरीके से हम B और C का पता लगाएंगे, A और C का पता लगाएंगे, और हमारे पास में काफ़ी सारे डेटा हो जाएंगे जिसकी वजह से हम RFLP को मैप करते चले जाएंगे। लेकिन ये डेटा इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि एक इंसानी दिमाग को करने के लिए इसमें बहुत वक्त लगेगा। इसलिए हम एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट को काम में लेते हैं जिसको लोड स्कोर कहा जाता है। अगर हम इस लोड स्कोर के बारे में बात करें तो ये प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर एक हुआ टेस्ट है, और वो टेस्ट ये बताता है कि लिंकेज की प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी लिंकेज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का रेशो क्या है। अगर तो ये रेशो 3 या 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब माना जाता है कि 2 RFLP मार्कर्स या RFLP मार्कर्स आपस में लिंक्ड हैं। अगर ये रेशो
2 और 3 के बीच में रहता है तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, और अगर ये रेशो, लोड स्कोर का रेशो 2 से कम है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली असोर्टेड है। सो RFLP मार्कर्स का जो एडवांटेज था, या किसी भी मॉलिक्यूलर मार्कर का जो एडवांटेज है, वो कुछ इस तरीके से है कि जहां पर जीनोम साइज बहुत बड़ा होता है और मार्कर्स यानी जीन्स बहुत कम होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा मार्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी मैप करने के लिए, बेहतर मैप करने के लिए, तो हम इस टाइप के मार्कर्स को काम में ले सकते हैं। दूसरी चीज़, इन मार्कर्स को काम में लेते हुए हम धीरे धीरे एक रिलेटिव डिस्टेंस से एक एक्यूरेट डिस्टेंस की तरफ मूव कर सकते हैं, यानी हम फिजिकल मैपिंग में इनका यूज़ कर सकते हैं। That's all about the RFLP markers. Now, RFLP markers have some limitations, and these limitations are: firstly, the inbreeding species, which are having a lower level of DNA polymorphism. In these situations, the RFLP markers would not have a clear representation. So here the RFLP markers are of lesser use. Similarly, the second limitation is the F2 generation and the backcross populations cannot be maintained over a long time. ये बहुत टीडियस हो जाता है, बार बार बैक क्रॉस करवाना, F2 को मेंटेन रखना, बैक क्रॉस के लिए जो ज़रूरी पेरेंट्स हैं उनको मेंटेन करना। सो ये बहुत टाइम टेकिंग है, और इस वजह से हम RFLP मार्कर्स के साथ साथ एक दूसरे टाइप की टेक्निक हमने यूज़ करी जो कि PCR बेस्ड है, जिसमें हमारे पास में मेंटेनेंस को जो लेकर इशू बना, इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टेक्निक्स कम, एंड दैट इज RAPD, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। नाम से पता चल रहा है कि एक पॉलीमॉर्फिक DNA को आप एम्पलीफाई करवा रहे हैं, और वो भी रैंडम लेवल पे, यानी आप किसी भी 2 स्ट्रेन को ले लीजिए, स्ट्रेन 1 एंड स्ट्रेन 2, और हमने कोई एक रैंडम मार्कर लिया जो सिर्फ एक ही स्ट्रेन के DNA को एम्पलीफाई कर सकता है, दूसरे स्ट्रेन को नहीं कर सकता। तो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जहां पर एम्पलीफाई हुआ है उस हिस्से को हम कैपिटल A यानी डोमिनेंट अलील के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों स्ट्रेन का हाइब्रिडाइजेशन करवाने पर जो हाइब्रिड आएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें कैपिटल A और स्मॉल a दोनों होंगे, तो कैपिटल A वाला सिचुएशन जो होगा उसको एम्पलीफाई किया जाएगा, तो वो वहां पे बैंड रिप्रेजेंट करेगा। ये सिचुएशन हमें याद दिलाता है मेंडल के जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस उन्होंने दिया था, उसमें कि एक पेरेंट का जो मैनिफेस्टेशन है, फिनोटिपिक मैनिफेस्टेशन, वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, यानी डोमिनेट कर रहा है। इसलिए RAPD मार्कर्स डोमिनेंट मार्कर्स है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप देखें RFLP मार्कर्स को, तो RFLP मार्कर्स में दोनों पेरेंट का जो रिप्रेजेंटेशन था वो उनके हाइब्रिड में आ रहा है, जो आप बैंड से आसानी से देख सकते हैं। इसलिए RFLP मार्कर्स को हम कोडोमिनेंट मार्कर्स कहते हैं। चलिए, F2 जनरेशन में अगर हम RAPD में बात करें, तो F2 जनरेशन का जब सेल्फ ब्रीडिंग करवाएं तो हमें यहां पर एग्जैक्टली वैसा ही रेशियो देखने को मिलता है जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में मेंडेलियन लॉज में देखने को मिला, 3:1। सो RAPD मार्कर्स से हम कभी भी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस सिचुएशंस को पता नहीं लगा सकते, यानी किन्हीं दो में से किसी एक का ही एम्पलीफिकेशन होगा, तो जाहिर सी बात है 2 अलील में से किसी एक अलील का एम्पलीफिकेशन हुआ, तो ऑब्वियसली हम कैपिटल A को अगर पता लगा रहे हैं तो स्मॉल a पता नहीं लगेगा, और जब दूसरे अलील के बारे में ही पता नहीं लग रहा, तो ये तो तय है कि मल्टीपल अलील्स को स्टडी करने के लिए RAPD मार्कर्स का रोल अच्छा नहीं है। लेकिन अब इसका फायदा RFLP मार्कर्स के कंपैरिजन में ये है कि ये कन्वीनियंट है और हमें बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है, फास्टर रिजल्ट देता है।
इन्हीं दोनों चीजों के यानी पीसीआर बेस्ड टेक्निक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेस्ड टेक्निक फॉलोड बाय द सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक तीसरा टेक्निक डिवाइस किया गया, AFLP एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें हम सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाएंगे और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड डीएनए होगा उसका पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे और फिर पेज पे रन करके हम देखेंगे। सो ये बेसिकली AFLP होता है। AFLP हमें एक साथ बहुत सारे मार्कर्स को मैप करने के लिए हेल्प करता है, और क्योंकि ये पीसीआर बेस्ड टेक्निक है इसलिए ये RAPD की तरह डोमिनेंट है। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम।